बिहारी की भक्ति भावना। बिहारी के काव्य का एक पक्ष भक्ति से भी संबंधित है। रीतिकाल में भक्ति की सभी काव्य धाराएं किसी न किसी रूप में उपस्थित रही हैं, हालांकि उनका रंग कुछ धुंधला हो गया है। बिहारी का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है। यह वह संप्रदाय है जिसमें राधा और कृष्ण में राधा को ज्यादा महत्व दिया गया है। बिहारी की रीतिकालीन रुचियां भी ऐसी ही भक्ति में व्यक्त हो सकती थी जो प्रेम श्रृंगार आदि को जगह देती हैं। बिहारी सतसई का पहला छंद ही राधा के महत्व को प्रदर्शित करता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई जातन की झाई पड़त श्याम हरित घुति होई। बिहारी ने कुछ अन्य छंदों में भी प्रतीकात्मक तौर पर राधा कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति प्रदर्शित की है। उनका निम्नलिखित दोहा विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग करते हुए कृष्ण के प्रेम में डूब जाने की प्रेरणा देता है। या अनुरागी चित्त की गति समुझै नाही कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। बिहारी की सामाजिक चेतना। बिहारी की सामाजिक चेतना के संबंध में समीक्षकों में गहरा विवाद है। हिंदी समीक्षा की औसत राय यह है कि बिहारी के काव्य में कलात्मक सौंदर्य का चमत्कार चाहे कितना ही अनूठा हो, किंतु सामाजिक समस्याओं और लोक जीवन के प्रति बिहारी बेपरवाह नजर आते हैं। इनकी कविताएं दरबार में और दरबार के लिए ही रची गई हैं। उनका लोक जीवन से कोई संबंध नजर नहीं आता, किंतु कुछ समीक्षकों ने बिहारी के काव्य का पुनर्मूल्यांकन किया है और उनका दावा है कि बिहारी की कोई कविताएं न सिर्फ अपने समाज का परिचय देती हैं, बल्कि समाज में उपस्थित गलत चीजों के प्रति आक्रामक रुख भी अपनाती हैं। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं बिहारी की राजनीतिक चेतना में नजर आती है। बिहारी दरबारी कवि थे, इसलिए स्वाभाविक था कि वे अपने राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करें, अपनी कविता में वाहवाही और धन बटोरें। किंतु रोचक बात यह है कि मध्यकाल के दरबारी कवि होकर भी बिहारी ने अपनी कलम राजा के पास गिरवी नहीं रखी। उन्होंने अपने राजा की कमियों को भी उभारा है। एक बार उन्हें जयपुर आने पर मालूम हुआ कि राजा जय सिंह एक किशोरी नायिका के प्रेम में इस तरह से उलझ गए हैं कि अपने सारे राजकीय दायित्व से विमुख हो गया है। इस स्थिति का समाधान करने के लिए बिहारी ने जय सिंह को एक दोहा लिखकर भेजा, जो इसे राजनीतिक दायित्व को याद दिलाने के लिए पर्याप्त था। कहा जाता है कि इस दोहे ने जय सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया। ना ही पराग ना ही मधुर मधु ना ही विकास यही काल अलिकली ही सो बधयो आगे कौन हवाल। इसी प्रकार बिहारी राजा जय सिंह के मुगल शासकों के प्रतिनिधि से भी क्षुब्ध थे। जय सिंह का समझौता मुगल शासकों से हो गया था और गुलामों के निर्देश पर वो अपने आसपास के राजाओं और सामंतों को रौट डालता था। बिहारी को यह नापसंद था। उन्हें लगता था कि सिर्फ मुगल शासकों को खुश करने के लिए अपने आसपास के राजाओं का हनन करना नैतिक दृष्टि से अनुचित है। वे लिखते हैं, स्वारथ सुकृति न श्रुमु वृथा दे की बिहग बिचारी बाजे पराय पानी परी तू पक्ष छीनू न मारी। बिहारी की सामाजिक चेतना का एक महत्वपूर्ण पक्ष धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक संदर्भों में नजर आता है। चाहे वे सामंती जीवन से बाहर कम निकलते रहे हों, किंतु कहीं कहीं न सिर्फ उन्होंने समाज का रुख किया है, बल्कि सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट भी की है। निम्नलिखित उदाहरणों में वे धर्म के क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न आडंबरों पर चोट कर रहे हैं, जो तत्कालिक समाज में जन साधारण को परेशान करते थे। जब माला छपा तिलक सैर न ऐका है काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। बिहारी ने पारिवारिक जीवन के बिखराव को भी अपनी कविता का विषय बनाया है। संयुक्त परिवार के भीतर सामाजिक मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए कभी कभी स्त्रियों को किस दशा से गुजरना पड़ता है, इसकी गहर समझ बिहारी को थी। उन्होंने एक दोहे में बताया है कि एक घर में देवर अपनी भाभी के प्रति कुदृष्टि रखता है और उसी महिला को परिवार की मर्यादा बनाए रखने के लिए हर क्षण कष्ट और तनाव झेलना पड़ता है। कहती न देवर की कुमति कुलतीय कलह डराती
पंजरगत मजार ढीढ़ सूख लव सुकति जाति। बिहारी के काव्य में समाज के प्रचलित अंधविश्वासों पर भी पर्याप्त व्यंग नजर आता है। विशेष रूप से उन्होंने ज्योतिषियों और वैद्यों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया है। निम्नलिखित दोहे में वे ज्योतिष का पाखंड दिखाते हुए एक ज्योतिषी का कथा कह रहे हैं, जो पहले अपनी संतान के हाथ में पितुमारक योग देखकर डर जाता है और फिर रज योग अर्थात अवैध संतान होने का योग देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। चित पितुमारक जोग गुनी भयो भय सूत सोग फिर हुल सयो जियो जोई सी समुझय जारज जोग। बिहारी के लोक पक्ष के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संदर्भ यह भी है कि उनकी कविता के नायक और नायिका राजसी वर्ग से नहीं बल्कि साधारण मध्य वर्ग से हैं। आदिकाल के दरबारी काव्यों में राजा और रानी ही नायक नायिका बन पाते थे। भक्ति काल में भी ईश्वर या ईश्वर के प्रतिनिधि ही नायक हो पाते थे। बिहारी का काव्य चेतना में चाहे दरबारी हो पर उसके नायक एवं नायिका मध्य वर्ग के युवक और युवतियां हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित दोहे में जो चेष्टाएं दिखाई गई हैं वे साधारण वर्ग के नायक नायिका के लिए ही स्वाभाविक हो सकती हैं। राजसी वर्ग के नायक नायिकाओं को इन परिस्थितियों से नहीं जूझना पड़ता। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत नैनुन ही सो बात। इन उदाहरणों के बावजूद यह ध्यान रखना जरूरी है कि बिहारी सरसई में ऐसे प्रसंग संख्या में बहुत कम है जो लोक चेतना का निर्वाह करते हैं। बिहारी की मूल घोषणा यही है कि कविता समाज बदलने का नहीं बल्कि रस में डुबाने का माध्यम है। वे कहते हैं, तांत्रिनाद कवित्व रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तीरे जो बूढ़े सब अंग। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि बिहारी मूलतः नागर कवि हैं और अपनी नागरता पर गर्व करते हुए उन्होंने कहीं कहीं ग्रामीण समाज का मजाक तक उड़ाया है। और एक दोहे में ऐसा भाव आया है कि ग्रामीण जीवन में उनकी रुचि सिर्फ ग्रामीण युवतियों के सौंदर्य में है, किंतु उन्हें भी वे गंवार कहने से बाज नहीं आते। गद राने तन गोरठी एपन आड़ लीलार उठयो न इठलाई दृग करे गंवारिन सुमार। स्पष्ट है कि बिहारी का काव्य सामाजिक चेतना से पूर्णतः वंचित नहीं है। शायद यह दरबारी जीवन के भीतर संभव नहीं था कि बिहारी सामाजिक चेतना की दृष्टि से इतिहास में जाने जाएं। दरबार के दबाव को झेलते हुए जहां कहीं भी मौका मिला उन्होंने समाज की चित्र खींचे और कमियों पर चोट किया। उनकी सामाजिक चेतना कबीर या तुलसी जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि दरबार के कवि में इतना नैतिक साहस नहीं होता कि सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए सुविधाओं को लात मार सके। इसी संदर्भ में बिहारी की सामाजिक चेतना को समझा जा सकता है। बिहारी का काव्य शिल्प, बिहारी सजग शिल्प के कवि हैं। वे उन कवियों में नहीं हैं जिनके लिए कविता गतिशील विचारों या आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति का साधक माध्यम होती है। वे तो उन कवियों में हैं जिनके लिए कविता रोजगार है और कविता पर मिलने वाली वाहवाही तथा पुरस्कार राशि उनके लिए कविता का लक्ष्य होता है। दरबारी माहौल की भीतर शिल्प की चमक दमक का अपना महत्व होता है। यूं तो रीतिकाल के अधिकांश कवि इस चमक को साधने में लगे हैं, किंतु यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस क्षेत्र में बिहारी का मुकाबला कोई भी कवि नहीं कर सकता। काव्य रूप बिहारी मुक्तक रचने वाले कवि हैं। यूं भी रीतिकाल का माहौल प्रबंध के अनुकूल नहीं है। वह मुक्तक के लिए ही स्थितियां जुटाता है। दरबार के धैर्यहीन रसिकों को जो आनंद चाहिए होता है उसे छोटे छोटे मुक्तक ही साधे सकते हैं। बिहारी ने एक ही ग्रंथ लिखा, बिहारी सरसई, जो 713 मुक्तकों का समुच्चय है। खास बात यह है कि इसमें आमतौर पर सिर्फ दोहा छंद अपनाया गया है और दोहे जैसे लघु छंद में ही बिहारी ने चमत्कार के चरम स्तर को छूकर दिखा दिया है। मुक्तक के लिए जो कलात्मक विन्यास बिहारी के पास है वह अभूतपूर्व और अतुलनीय है। भाषा बिहारी की काव्य भाषा ब्रज है, किंतु यह शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है। उन्होंने ब्रज भाषा के भीतर बहुत से पूर्वी व बुंदेलखंडी प्रयोग भी शामिल किए हैं। उदाहरण के लिए क्रिया के लीन, दीन और कीन जैसे प्रयोग पूर्वी हिंदी से प्रभावित है और छहों जैसे शब्द बुंदेली खंडी
से लिए गए हैं। बिहारी की ब्रज भाषा की सबसे बड़ी शक्ति है शब्दों की तराश। ब्रज भाषा सब भक्ति काल के अंतिम दौर से ही संगीतात्मकता और साहित्य परिष्करण जैसे तत्वों से युक्त हो चुकी थी। बिहारी ने इसे रीतिकालीन अलंकरण और चमत्कार परक भंगिमाओं में अच्छी तरह ढालकर और सशक्त बनाया है। प्रसंग चाहे कहत नटत रिजत खिजत का हो या चाहे इमकी 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 टहलय करे का हो, उनकी वर्ण योजना और शब्दों की तराश चमत्कृत करती है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि ध्यानात्मक और व्याकरणीय दोनों स्तरों पर कविता की यह भाषकीय तराश रीतिकालीन मनोवृत्ति और मुगल कालीन कला की बारीकी पसंदी के समानांतर चलती है। इस संदर्भ में बिहारी की रीतकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। बिहारी की भाषा की एक और खास बात यह है कि इसमें व्याकरणीय व्यवस्था ठीक रखी गई है। मध्यकाल में कवियों का व्याकरण विरुद्ध प्रयोग करना, शब्दों को तोड़ना मोड़ना, वाक्य रचने को बेढंगा कर देना सामान्य बातें थी। बिहारी पर भी आरोप है कि उन्होंने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है, किंतु सच बात यह है कि उनकी भाषा सामान्यतः व्याकरण के अनुकूल है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। बिंब योजना बिंब आधुनिक समीक्षा का प्रतिमान है, जिसकी चर्चा फ्लिंट जैसे पश्चिमी साहित्यिक चिंतकों ने की है। हिंदी में इस चित्र भाषा भी कहा जाता है। बिंब का अर्थ है मन में छवियों का निर्मित होना। जब लेखक किसी वर्ण विषय का वर्णन सूक्ष्मता के साथ करता है तो पाठक के मन के भीतर छवियां निर्मित होने लगती है। ये छवियां सिर्फ दृश्य तक सीमित हो ऐसा नहीं है, हमारी सभी ज्ञान इंद्रियों के स्तर पर ये छवियां सक्रिय हो सकती हैं। कभी रूप के स्तर पर तो कभी रस गंध स्वाद या स्पर्श के स्तर पर। बिहारी काव्य शास्त्रीय उपादानों के सजग प्रयोक्ता है। काव्य शिल्प को साधने की चेष्टा उनकी हर कविता में नजर आती है। अतः स्वाभाविक है कि बिंब चमत्कार भी उनकी कविताओं में पूरी धार के साथ मौजूद है। ध्यातव्य है कि बिहारी जिस सांस्कृतिक काव्य शास्त्र को आधार बनाकर चले हैं उसमें बिंब की कोई स्पष्ट धारणा मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद कोई भी सजग कवि यह समझता है कि कविता सिर्फ मस्तिष्क तक पहुंचे तो प्रभाव शून्य होती है। उसका प्रभाव तभी सघन होता है जब वह पाठक के भीतर इंद्रिक चित्रों की श्रृंखला निर्मित कर दे। पाठक की सारी चेतना शक्तियों को कविता के आस्वादन में डुबा सके। बिहारी के काव्य में बिंब कदम कदम पर नजर आते हैं। उनका एक भी दोहा ऐसा नहीं मिलता जिसमें बिंबों का चमत्कार नजर न आता हो। निम्नलिखित दोहा उनकी बिंब योजना का चरम उदाहरण माना जाता है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनुन ही सो बात। इस दोहे में सिर्फ एक स्थिर चित्र नहीं है, चित्रों की त्वरित श्रृंखला है जिसका आस्वादन एक छोटे से चलचित्र को देख लेने जैसा है। पहले वाक्य में नायक और नायिका की 7 क्रमिक चेष्टाओं का वर्णन है और हर वर्णन इतना स्वाभाविक और जीवंत है कि पाठक की आंखों में एक सभा के भीतर बैठ चंचल नायक और नायिका का चित्र तैर जाता है। इतना सघन बिंब कौशल 1000 वर्ष की हिंदी कविता में शायद ही किसी कवि के यहाँ दिखाई पड़ता है। बिहारी के काव्य में बिंबों की सघन उपस्थिति के कुछ निश्चित कारण है। पहला कारण है कि वे दरबारी माहौल के कवि हैं और उनकी कविता का मुख्य प्रयोजन वाहवाही लूटना है। वाहवाही सघन प्रभाव से पैदा होती है और दरबारी माहौल में सघन प्रभाव सूक्ष्म और निर्मल विचारों से नहीं बल्कि आंखों में तैर जाने वाले बिंबों से पैदा होता है। यही कारण है कि बिहारी अमूर्त से अमूर्त भाव को भी चित्र की भाव भाषा में सजा देना चाहते हैं। जिसे तकनीकी भाषा में उपलक्षित बिंब कहा जाता है। निम्नलिखित दोहा ऐसा ही एक उदाहरण है जिसमें बिहारी ने अपने काव्य और कला प्रयोजन को स्पष्ट किया है कि किंतु वह अमूर्त सा विचार भी बेहद मूर्त होकर व्यक्त हुआ है। तृतनाद कवित्व रस सरस
राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। बिहारी का बिंब योजना की सफलता का दूसरा कारण है अनुभाव विधान का उनकी कविता में केंद्र में होना। ये विभाव के नहीं अनुभव के कवि हैं, चूंकि ये वे मुक्तक रचते हैं और सिर्फ 48 मात्राओं के छोटे से छंद में चमत्कार की सृष्टि कर देना चाहते हैं। इसलिए यह संभव नहीं है कि वे आलंब विभाव और उद्दीपन विभाव को स्पष्ट करें, परिस्थितियों का निर्माण करें। वे सीधे अनुभाव पक्ष पर आते हैं, अर्थात नायक नायिका की चेष्टाओं का वर्णन करते हैं। यह रीतिकालीन मानसिकता के अनुकूल भी है, क्योंकि वहाँ जीवन की परिस्थितियां नहीं बल्कि रोमांचक पैदा करने वाले नायक नायिका के अंतरंग चित्र अपेक्षित है। उनकी हरकतें अपेक्षित हैं क्योंकि दरबार के रसिकों का मिजाज इन्हीं में संतुष्ट पाता है। इस सघन अनुभव योजना ने बिहारी को अद्भुत बिंब कौशल दिया है, जिसका एक जबरदस्त अभिव्यक्ति निम्नलिखित दोहे में दिखाई पड़ती है। बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, अस्व करे भव अनु हंसे दैन कहे नट जाए। बिहारी के बिंब सिर्फ दरबार की चमक दमक तक सीमित नहीं है, वे दरबार से बाहर की दुनिया के चित्र भी खींचते हैं। कहीं कहीं उन्होंने भक्ति के आनंद को विरोधाभासी बिंब के माध्यम से उकेरा है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजल होई। कहीं समाज की समस्याओं, विशेषतः परिवार के भीतर नारी की स्थिति को बिल्ली और कबूतर के प्रतीकात्मकता चित्रों से प्रस्तुत कर दिया है। पंजर गत मंजार ढिंग सुक लय सुकति जाति। तो कहीं अपने समय के राजनीतिक संकट को कली और भौरे के प्रतीक युग्म से बिंब का आकार दे दिया है। ना ही पराग ना ही मधु ना ही विकास, यही काल अलिकली ही सो बधे, आगे कौन हवाल। बिहारी के बिंब मुख्यतः दृश्य बिंब है, किंतु कई स्थानों पर उन्होंने श्रव्य और गंध बिंबों की भी सुंदर सृष्टि की है। उदाहरण के लिए रणित भृंग घटावली झरत दान मधु नीर। इसके अतिरिक्त झमकी झमकी टहलय करे जैसे कथनों में भी उन्होंने वर्ण मैत्री के माध्यम से ध्वनि बिंबों की सफल योजना की है। कुल मिलाकर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदी के जिन कवियों ने बिंब क्षमता को उच्चतम स्तर तक साधा है, उनमें बिहारी सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके बिंब रीतिकाल की चमक दमक और उत्सव धर्मी माहौल को पाठक की आंखों में हूबहू उतार देते हैं। बिंब क्षमता की दृष्टि से यदि कोई कवि उनसे मुकाबला कर सकता है तो वे सूर और निराला जैसे महाकवि ही हैं, शेष कोई नहीं। अलंकार योजना बिहारी अलंकारों की दृष्टि से भी अत्यंत सजग है। उन्होंने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों के स्तर पर कई चमत्कारी प्रयोग किए हैं। उनके शब्द अलंकारों में ध्वनि की झंकृति से उत्पन्न होने वाले अनुप्रास की छठा दार्शनिक है। कहीं वे झमकी झमकी टहले करें जैसे सुंदर अनुप्रास रचते हैं, तो कहीं शब्दों के अंतिम व्यंजन की आवृत्ति से अनुप्रास गढ़ देते हैं, जैसे कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत नैनुन ही से बात। उनके शब्दालंकार में सबसे ज्यादा घनत्व श्लेष्मा अलंकार का है। श्लेष अलंकार के सटीक प्रयोग ने उनके दोहों में समाहारा क्षमता और अर्थ गर्भत्व के तत्गुण में अतिशय वृद्धि की है, क्योंकि श्लेष के कारण एक ही दोहे दो या दो से अधिक अर्थ व्यक्त करने लगता है। उदाहरण के लिए चिर जीवे जोरी जूरे क्यों न स्नेह गंभीर को घाट के वृष भानुजा के हलधर के वीर। बिहारी ने यमक अलंकार का भी प्रभावशाली प्रयोग किया है। उनके बहुत से दोहे में एक शब्द की दो दो तीन तीन चार चार बार तक आवृत्ति हुई है और हर बार उसका अर्थ बदलते गए हैं। यमक का एक अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय सो या खाए बैराग गजग वा पाए बैराग। अर्थालंकारों में भी बिहारी ने अपनी क्षमताओं का अनूठा परिचय दिया है। उनके प्रिय अर्थालंकार है अनुयोक्ति और विरोधाभास। कहीं कहीं उन्होंने बिना कोई सीधी बात कहे अनुयोक्ति के माध्यम से पूरी कहानी कही है, जैसे ना ही पराग ना ही मधु ना ही विकास, यही काल अलिकली ही सोवे बधय, आगे कौन हवाल।
विरोधाभास का प्रयोग भी उन्होंने कई स्थानों पर किया है। खास बात यह है कि उनका विरोधाभास सिर्फ चमत्कार पैदा नहीं करता बल्कि कथ्य को पूरी गहराई के साथ प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, जो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए के अतिरिक्त इन्होंने अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। कुछ उदाहरण सब दृष्टव्य हैं। इत आवत चली जात उत चली छ सातक हाथ, चढ़ी हिडोरे सी रहे लागी सनी साथ अतिशयोक्ति, अंग अंग नग जग जगम गति दीप सीखा सी देह दिया बुझाई, हवे रहे बड़ो उजेरे गेह। उपमा अलंकार। सतसई परंपरा में बिहारी सतसई का स्थान भारतीय साहित्य परंपरा में साहित्यिक रचनाओं के संख्यामूलक नामकरण की प्रवृत्ति आरंभ से ही दिखाई पड़ती है, जिसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे बेताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, हनुमान चालीसा तथा उद्धव शतक इत्यादि। इसी तरह की रचनाओं में एक विस्तृत रचना सतसई कहलाती है, जो वो संस्कृत सप्तशती शब्द का तद्भव रूप है। संस्कृत में गोवर्धनाचार्य ने आर्या सप्तशती की रचना की है और प्राकृतिक में राजा हाल सातवाहन ने गथा सप्तशती या गहा सतसई की रचना की है। इन रचनाओं के प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी सतसई परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसकी शुरुआत का श्रेय तुलसी सतसई के रचयिता महाकवि तुलसीदास को प्राप्त है। मध्यकाल में लिखी गई कुछ अन्य प्रमुख सतसई रचनाएं हैं: बिंद्रा सतसई, भूपति सतसई, रहीम सतसई, मतीराम सतसई, विक्रम सतसई इत्यादि। सतसई परंपरा में बिहारी सतसई को निर्वादित रूप से सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। इसका प्रमाण यह है कि बिहारी सतसई की रचना के बाद इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी गई कि धीरे धीरे सतसई संज्ञा बिहारी सतसई के लिए ही रूढ़ हो गई। एक प्रसिद्ध लोक कथन सतसई के इस महत्व को प्रमाणित करता है। सतसया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। सतसई परंपरा में बिहारी सतसई के सर्वश्रेष्ठ होने के मुख्य दो कारण है। पहला कारण यह है कि जहाँ एक अन्य सातसई किसी एक विषय को लेकर चली है, वहीं बिहारी सतसई में चमत्कृत कर देने वाला विषय वैविध्य है। जहां बिंद्र सतसई केवल नीति परक दोहों का संकलन है, रहीम सतसई भक्ति और नीति जैसे क्षेत्रों से बाहर नहीं निकल पाई है, वहीं बिहारी सतसई में श्रृंगार की केंद्रीयता के साथ साथ भक्ति के दोहे भी हैं। धार्मिक आडंबरों और सामाजिक अव्यवस्थाओं पर व्यंग भी है, कुछ मात्रा में राजनीतिक चिंताएं भी हैं। बिहारी सतसई की उत्कृष्टताएं का दूसरा कारण यह है कि यह शिल्प की दृष्टि से भी बाकी सतसई पर भारी पड़ती है। ब्रजभाषा में सूरदास ने जो संगीतात्मकता और तन्मयता पैदा की थी, उसे पूर्णता तक बिहारी ने ही पहुंचाया है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि उर्दू शायरी में जो सादगी का चमत्कार मिलता है, उसी को टक्कर देता हुआ चमत्कार बिहारी ने शब्दों की तराश से पैदा किया है। भाषा की समाहारा क्षमता, शब्दों का बहुल अर्थी प्रयोग, अनुभाव विधान की बारीकियां, अलंकारों का चमत्कारी प्रयोग और बिंबों की मर्म स्पर्शी योजना, ये सभी विशेषताएं शिल्प की दृष्टि से इसे सतसई परंपरा की महानता कृति बना दी है। संभवतः इसीलिए ग्रियर्सन को कहना पड़ा कि पूरे यूरोप में एक भी रचना बिहारी सतसई की टक्कर की नहीं है। व्याख्या अभ्यास। बिहारी कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत नैनुन ही सो बात, तृतिनाद कवित्व रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। संदर्भ प्रस्तुत दोहे रीति काल के सर्वाधिक विख्यात कवि बिहारी लाल द्वारा रचित एकमात्र साहित्यिक कृति बिहारी सतसई से उद्धृत है। बिहारी के 713 छंदों का संकलन आधुनिक काल में पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर
कर ने किया है। ये दोहे बिहारी सतसई नामक उसी संकलन से लिया गया है। प्रसंग बिहारी रीतिवादी मानसिकता के कवि हैं, जिसका सीधा परिणाम है कि उनके साहित्य में काव्य प्रयोजन के तौर पर सुख और आनंद केंद्र में है, जबकि श्रृंगार उनकी रस योजना के केंद्र में है। यही दोनों दृष्टिकोण संदर्भित दोहे में व्यक्त हुआ है। व्याख्या: पहले दोहे में बिहारी ने संयोग श्रृंगार के अंतर्गत अनुभाव पक्ष का सुंदर विवेचन किया है। वे लिखते हैं कि किसी भरे हुए भवन में नायक और नायिका बैठे हैं। उनकी इच्छा है कि वे सभा से अलग हटकर बातचीत करें, किंतु सामाजिक दबाव के कारण उन्हें सभा में उपस्थित रहना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वे आंखों को ही जुबान बना लेते हैं और नेत्र संकेतों से सारा संवाद करते हैं। नायक ने आंखों से ही नायिका से कुछ निवेदन किया है। कहत नायिका ने मना कर दिया। नटत नायक इस बात पर रिझत तो नायिका खींच गई खिजत। कुछ समय के अंतराल के बाद पुनः नेत्र संवाद कायम हुआ। नाराजगी दूर हुई, दोनों की नजरें मिलत, दोनों खिलखिलाकर हंसे खिलत, और फिर नायिका को संकोच हो आया, लज्जात, संभवतः इसीलिए कि सभा में उसे किसी ने ऐसा करते हुए देख न लिया हो। दूसरे दोहे में बिहारी ने अपने काव्य प्रयोजन की व्याख्या की। वे लिखते हैं कि चाहे वाद्य यंत्रों का संगीत हो, तत्रिनाद, चाहे कविता से मिलने वाला रस हो, कवित्र रस, चाहे रसपूर्ण रागों के गायन का सुख हो, सरस राग, या चाहे श्रृंगार क्रीड़ा और रति रंग का सुख हो, इनमें पूरी तरह डूब जाना ही समझदारी है। जो इनमें नहीं डूबते हैं अनबूढ़े, वे नासमझ बूढ़े हैं, जबकि वे लोग तर जाते हैं जो इन सुखों में पूरी तरह से डूब जाते हैं। विशेषतः बिहारी ने श्रृंगार के सहज पक्ष को कविता का विषय बनाया है। पहले दोहे में भारी सभा में बैठे नायक नायिका की चंचलताएं बेहद स्वाभाविक हैं। गौरतलब है कि बिहारी की कविता चाहे दरबारी हो, उनके नायक और नायिकाएं मध्य वर्ग के सामान्य युवक युवतियां हैं। इसीलिए इस प्रेम में साधारणीकरण की अनूठी क्षमता है। बिहारी अनुभवों के कवि हैं। अपने पहले दोहे में अनुभव योजना चरम स्तर को छूती है। 7 शब्दों के वाक्य से 7 चेष्टाओं की अभिव्यक्ति करवा लेना, वह भी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि नायक और नायिका दोनों की चेष्टाएं या बिहारी के ही बूते की बात है। बिहारी के बूते की बात है। बिहारी शब्दों की भाषा तक सीमित नहीं है। वे मौन की भाषा और संकेतों की भाषा की ताकत पहचानते हैं। दुनिया भर के साहित्य में दिखाई पड़ता है कि आंखों की अभिव्यक्ति क्षमता जुबा से कहीं ज्यादा है। बिहारी ने इसी संकेत भाषा को शब्दों की भाषा का ठोस विकल्प बनाकर पेश किया है। सूरदास और निराला जैसे कवियों ने भी संकेत भाषा के महत्व को पहचाना है। सूर श्याम देखत ही राजय नयन नयन मिली परी गोरी। सूरदास नैनों से गोपन प्रिय भाषण, पलकों का 9 पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। निराला बिहारी की साहित्यिक संबंधी दृष्टिकोण उपयोगितावादी है। उनकी नजर में साहित्य हो या अन्य कला, उसका प्रयोजन यही है कि वह व्यक्ति की जरूरतें पूरी करे। साहित्य और कला व्यक्ति का सौंदर्यात्मक जरूरतें पूरी कर सकते हैं, इसीलिए यही उनका उद्देश्य है। कुछ अंतर के साथ यही दृष्टिकोण पारंपरिक काव्य शास्त्र में रसवाद कहलाता है, जिसके अनुसार साहित्य का उद्देश्य भाव को रसमग्न करना है। पश्चिम में भी ऐसे कई विचारक हुए जिन्होंने साहित्य का प्रयोजन आनंद ही माना है, जैसे D.H. लॉरेंस का साहित्य संबंधी दृष्टिकोण। इसी प्रकार का दार्शनिक नजरिए से देखें तो यह दृष्टिकोण सुखवाद कहलाता है, जिसकी अभिव्यक्ति भारत में चार्वाकों को दर्शाने में तो पश्चिम में अरिस्टिपस और बैथम को जैसे दार्शनिकों के विचारों में हुई है। बिहारी की भाषा ब्रज है। ब्रज भाषा की शुरुआत सूर ने बेहद सुंदर ढंग से की थी, जिनसे बिहारी ने पूर्णता प्रदान की। इनकी सीधी हुई, परिष्कृत और मंजी हुई
ब्रज भाषा किसी कवि के पास नहीं है। बिहारी का शिल्प गढ़ा हुआ शिल्प है, यूं लगता है कि एक एक शब्द का तराश कर कविता में पिरोया गया है। पहले छंद में त ध्वनि की निरंतरता आवृत्ति रोमांचक पैदा करती है। समाहारा क्षमता ऐसी है कि पहले छंद के पहले वाक्य में 7 क्रियाएं एक साथ हैं, तो दूसरे छंद के पहले वाक्य में सारी कलाएं एक साथ उपस्थित हैं। इसी समाहारा क्षमता ने ग्रियर्सन को यह कहने पर मजबूर किया है कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर नहीं है। बिंबों की दृष्टि से बिहारी की कविता पाठक को सुखद आश्चर्य से भर देती है। उनकी हर पंक्ति चित्रों की श्रृंखला है, हर शब्द एक स्थिर चित्र है। कभी कभी तो उनके दोहे को पढ़ना एक छोटी सी फिल्म को देख लेना जैसा अनुभव लगता है। संदर्भित दोहों में से पहला इसी प्रकार का है। बिहारी ने रीतिकाल में मुक्तक के वैभव को पहचानते हुए दोहा छंद का चयन किया है, जो सिर्फ 48 मात्राओं का छोटा सा छंद है। दोहे का प्रयोग अपभ्रंश काल से ही चला आ रहा था, किंतु दोहे में कितने अर्थ और शोभा कारक धर्म एक साथ भरे जा सकते हैं, इसका चरम निर्देशन बिहारी के काव्य में दिखता है। रीति मुक्त या रीति स्वच्छंद काव्य धारा। रीतिकाल में कुछ ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया। उनकी रचनाओं में काव्य शास्त्रीय पद्धति का परोक्ष अनुसरण भी नहीं दिखाई देता। वे कवि लक्षण ग्रंथों के की परंपरा से पूर्णतः मुक्त रहे, इसलिए इन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। इन कवियों में घनानंद बोधा, आलम ठाकुर, द्विज देव के नाम प्रमुख हैं। रीति काव्य एवं रीति मुक्त काव्य के बाह्य स्वरूप व परिस्थितियों में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों काव्य धाराएं दरबार के भीतर विकसित हुई हैं। दोनों का केंद्रीय विषय श्रृंगार और दोनों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन दोनों में मूल अंतर दृष्टिकोण का है। जहाँ रीति कवि तथा रीतिबद्ध कवि राजा को रिझाने में ही रचना कर्म की प्रासंगिकता खोजते हैं, वहाँ रीति मुक्त कवि अपने गहन प्रेम की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए काव्य रचना करते हैं, आश्रयदाता की प्रशंसा के लिए नहीं। रीति मुक्त कवियों की कविता के प्रति अत्यंत विशिष्ट दृष्टिकोण है, जो उन्हें रीति कवियों से अलग करता है। ये कवि कविता को धन या यश कमाने का साधन मात्र नहीं मानते, बल्कि कविता का साध्य मानते हैं। उदाहरण के लिए घनानंद कविता के प्रति दायित्व बोध रखने वाले सजग रचनाकार हैं, जो अपने द्वारा कविता के निर्माण की नहीं, कविताओं के द्वारा अपने व्यक्तित्व के निर्माण की बात करते हैं। लोग है लागी कवित्व बनावत, मोही तो मोरे कवित्व बनावत। इसी प्रकार ठाकुर भी रीति कवियों के अलंकृत मोह तथा घिसे पीटे अलंकार प्रयोग से आहत हैं। वे कविता को अनुभूति की वस्तु मानते हैं, इसीलिए वे अपने आक्रामक तेवर में रीति कवियों की रूढ़िगत परिपाटियों की आलोचना करते हुए कहते हैं, डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वासना जन्य व कीड़ा परख नहीं है। इनके प्रेम में टेढ़ेपन तथा चालाकी का महत्व नहीं है। इनका प्रेम एकनिष्ठ व सीधा है। सुजान के प्रेम में रत घनानंद घोषणा करते हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जाके नेकु सयानप बक नाही। इन कवियों का प्रेम उदात्त व पीड़ापरक है, स्थूल तथा पीड़ापरक नहीं है। माना जाता है कि प्रेम की गहराई की पहचान विरह की तीव्रता से होती है, संयोग के दैविक उल्लास से नहीं। इनके काव्य में विरह की प्रधानता प्रेम की गहराई व तीव्रता को प्रमाणिकता करती है। घनानंद में विरह की पीड़ा इतनी घनीभूत है कि उन्हें संयोग में भी वियोग की अनुभूति होती है। यह कैसो संयोग न सूझी परे, जो वियोग न क्यों हु बिछो हेतु। रीति मुक्त कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों पर ध्यान नहीं दिया। ये कवि अनुभूति के आधार पर रचना करते हैं। इनका काव्य सजग अलंकृत
का खंडन करता है तथा भावगत मार्मिकता पर ध्यान देता है। यही कारण है कि इनके यहाँ अलंकारों का प्रयोग कम हुआ है। उदाहरण के लिए घनानंद ने अलंकारों का प्रयोग तो किया, किंतु गहन भावों की अभिव्यक्ति के लिए न किया। चमत्कार प्रदर्शन हेतु उनका विरोधाभास अलंकारों का उदाहरण उल्लेखनीय है, जो विरह के सूनेपन को आंखों के सामने सजीव कर देता है। उजरीन बसी है हमारी अखियानी देखो। इसी प्रकार जब वे सलेस जैसे शब्द अलंकारों का प्रयोग करते हैं तब भी भावों की गहराई व्यक्त होती है, शिल्प की चमक नहीं। तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो लाल लला मन लेहू पै दो छटाक नाही। रीति मुक्त काव्यधारा पर फारसी परंपरा का प्रभाव साफ नजर आता है। घनानंद व आलम फारसी के विद्वान थे। इनके विरह पर फारसी शैली का प्रभाव स्पष्ट है, जिसके कारण दिल के टुकड़े, छाती के घाव जैसे ऊहात्मक उपमानों का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि इनका विरह कहीं कहीं संवेदना कम, बेचैनी अधिक पैदा करता है। कुल मिलाकर रीति मुक्त काव्यधारा रीतिकाल की एकमात्र काव्यधारा है जो कविता को भाव की मार्मिकता, जीवन की गहराई और प्रेम की प्रामाणिकता से जोड़े रखता है। दरबारी वैभव की चमक दमक में दायित्व से मुंह नहीं फेरती। घनानंद 1673 से 1761 ईस्वी। परिचय। रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद का स्थान सर्वोच्च है। वे हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के कवि के रूप में जाने जाते हैं। घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद के मीर मुंशी थे। कहा जाता है कि वे बहुत अच्छे गाते थे। एक बार दरबार में बादशाह के निवेदन पर इन्होंने टाल मटोल की, किंतु अपनी प्रेमिका सुजान, जो कि एक वेश्या थी, के अनुरोध पर इन्होंने गाना स्वीकार कर लिया। ये अपनी तन्मयता से गाते हुए सुजान की ओर मुंह और बादशाह की ओर पीट कर गाए। बादशाह ने इन्हें पुरस्कार तो दिया, किंतु साथ ही दरबार से भी निकाल दिया। सुजान इनके साथ नहीं गई। प्रेम की पीड़ा से भरकर वे बिंद्रावन चले गए और निम्बर्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। अब ये कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने लगे। हालांकि सुजान के न मिलने की तड़प इनकी कविताओं में प्रतीकात्मक तौर पर बनी रही। अहमद शाह अब्दिल ने दूसरे आक्रमण के दौरान इनकी हत्या हो गई। इनकी रचनाओं की संख्या 39 बताई गई। इनमें प्रमुख हैं सुजान हित, वियोग बेली, इश्क लता, ब्रज विलास, प्रेम पत्रिका, विरह लीला आदि। सुजान हित इनकी प्रमुख रचना है। संवेदना पक्ष। घनानंद की कविताएं सघन अनुभूतियों से निर्मित हैं, जिनमें मुख्यतः दो भाव, प्रेम व भक्ति उपलब्ध होते हैं। ये मुख्यतः प्रेम की कवि हैं। इनका प्रेम रीति कवियों की तरह विलास व आमोद प्रमोद का साधन न होकर गहरी भावनाओं से संपृक्त है। इन्हें सुजान नामक वेश्या से एक निष्ठा व गहरा प्रेम था। उसके रूप, सौंदर्य, लज्जा आदि का वर्णन इन्होंने अत्यंत मार्मिकता के साथ किया है। इनके प्रेम का मार्ग सीधा, सच्चा व सरल है। अति सुधौ स्नेह को मार्ग है, जाके नेकु सयानप बाक नाही। ये मूलतः वियोग की कवि है। सुजान को प्राप्त न कर पाने का दर्द इनके काव्य का मूल भाव है, जो लगभग हर कविता में टीस के साथ उभरता है। आचार्य शुक्ल ने इनके वियोग वर्णन की तारीफ करते हुए कहा, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जावादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर ने भी इनके वियोग की भूरी भूरी प्रशंसा की है। वे लिखते हैं, दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। इनकी विरह मूलक कविताओं में हृदय की तड़प, आंखों की विवशता जैसी विशिष्टताएं भरी पड़ी है। जैसे उजरीन बसी है हमारी अखियानी देखे। इनको प्रेम वर्णन में वेदना की गहनता के साथ ही कहीं कहीं संयोग पक्ष की सजीवता भी है, जिसमें हास परिहास व छेड़छाड़ के पुट के अतिशय सौंदर्य पैदा किया है। उदाहरण के लिए देखिए, जीव न छिए घन आनंद
कोंवरे अंग सुजान बधुके। घनानंद का सुजान के प्रति जो लौकिक प्रेम था, बाद में वही कृष्ण राधा के प्रति अलौकिक स्तर पर व्यक्त होने लगा। निम्बकार संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद वे राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर पद लिखने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें वैराग हो गया था, किंतु ये अपनी प्रेमिका सुजान को कभी न भुला सके। वह रूप बदल कर इनकी कविता में आती रही, अतः इन्हें शुद्ध भक्त की कोटि में नहीं रखा जा सकता। राधा कृष्ण भक्ति के प्रसंग में भी ये सुजान से न मिल पाने की तड़प ही व्यक्त करते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसी रूप अगाधे राधे राधे राधे, तेरी मिली वे को ब्रज मोहन बहुत जतन है साधे, जतन है साधे। शिल्प पक्ष, घनानंद का काव्य शिल्प अपनी उत्कृष्टता के कारण हिंदी आलोचना में प्रतिष्ठित है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों के भाषा प्रयोग में एक प्रकार की अजरकता दिखाई देती है। घनानंद ने इस अजरकता से अपनी को बचाया है। इनकी सुजान हित विशुद्धि ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है, इसीलिए इन्हें ब्रज भाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण कहा गया है। बिहारी साहित्य रीति काल के अधिकांश कवियों की भाषा में अरबी, फारसी, अवधी, बुंदेलखंडी, बैसवाड़ी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि के पर्याप्त शब्द मिलते हैं, लेकिन घनानंद ने इनका समावेश नहीं के बराबर किया है। केवल भाषा की शुद्धि ही नहीं, वर्ण, शब्द चयन और शब्द निर्माण की दृष्टि से भी घनानंद ने अपनी विशिष्टता का परिचय दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। लक्षणा और व्यंजना के क्षेत्र में मध्य युग के कवियों ने कम ही प्रवेश किया। घनानंद उस युग में अकेले समर्थ कवि हैं जिन्होंने इन शक्तियों का पूरा उपयोग किया। मुहावरों और लोकगीतियों के प्रयोग द्वारा घनानंद ने काव्य भाषा को जीवन के निकट लाने का सफल प्रयास भी किया। इनकी छंद चयन भी सधा हुआ है। इन्होंने श्रृंगार परक रचनाएं कवित्व और सवय छंदों में की तथा भक्ति परक रचनाएं दोहा व चौपाई में। घनानंद ने अलंकारों का प्रयोग तो किया, किंतु गहन भावों का अभिव्यक्त के लिए न कि चमत्कार प्रदर्शन हेतु। उनका विरोधाभास अलंकार का उदाहरण उल्लेखनीय है, जो विरह के सुनेपन को आंखों के सामने सजीव कर देता है। उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो। इसी प्रकार जब वे श्लेष जैसे शब्दालंकारों का प्रयोग करते हैं, तब भी भावों की गहराई व्यक्त होती है, शिल्प की चमक नहीं। तुम कौन भयो पाटी पढ़े हो, लला मन लेहु पै देहु छटांक नाही। घनानंद को अपनी इस समर्थ भाव व्यक्ति पूर्ण भाषा के कारण ही अप्रस्तुत का बहुत कम सहारा लेना पड़ा है। भाषा शैली के संबंध में भी उन्होंने रीतिबद्धता को लकीर नहीं पीटी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। रीति इतर काव्य। रीतिकाल में उपरोक्त तीन मुख्य काव्य धाराएं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के अलावा भी काफी साहित्य रचा गया है। यह काव्य किसी एक धारा या संप्रदाय द्वारा रचित नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार के कवियों ने इसकी रचना की है। इसका काव्य को वर्गीकरण की सुविधा के लिए रीति इतर काव्य कह दिया गया। रीति इतर काव्य से भाव निकलता है कि यह वह काव्य है जो रीतिकाल के लक्षण ग्रंथों या श्रृंगारिक रचनाओं की परंपरा से एकदम भिन्न है। रीति इतर काव्य को सामान्यतः तीन वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है। इनकी परिचय नीचे दिया गया है। रीतिकालीन वीर काव्य। रीतिकाल में कई ऐसे कवि हुए जिन्होंने वीरता से भरी कविताएं लिखी। ऐसे कवि मुख्यतः दो परंपराओं से जुड़े थे। पहले वे जो रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य में शामिल थे, और वे
अपने राजाओं की वीरता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे। ऐसे कवियों में पद्माकर आदि प्रमुख हैं। दूसरे वर्ग में वे कवि आते हैं जो मुगल शासन के विरुद्ध लड़ने वाले राजाओं के साथ थे। इन कवियों में भूषण लाल कवि आदि शामिल हैं। इनके काव्य को कहीं कहीं देशभक्ति का काव्य कह दिया जाता है। हालांकि यह संज्ञा एक दृष्टिकोण से विवादास्पद है। रीतिकाल के वीर काव्य का प्रमुख अंश वह है जो मुगल शासन, विशेषतः औरंगजेब के शासन के विरुद्ध लड़ने वाले राजाओं व उनके दरबारी कवियों ने रचा। इस समय पंजाब से गुरु गोविंद सिंह, महाराष्ट्र से शिवाजी, राजस्थान से जसवंत सिंह और मध्य प्रदेश से छत्रसाल जैसे राजा मुगलों के विरुद्ध निरंतर युद्ध लड़ रहे थे। गुरु गोविंद सिंह तो स्वयं ही वीर काव्य लिखते थे, किंतु शेष राजाओं के दरबारी कवि वीरतापूर्ण कविताएं रच रहे थे। उदाहरण के लिए भूषण शिवाजी के साथ थे, जिन्होंने शिवराज बावनी की रचना की, और लाल कवि गोरेलाल पुरोहित छत्रसाल के साथ थे, जिन्होंने छत्रसाल प्रकाश नामक कविता लिखी। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र नामक प्रबंध काव्य रचा। इस धारा के अन्य प्रमुख कवियों में मन कवि श्रीधर और सूदन शामिल हैं। रीतिकाल का यह वीर काव्य कई दृष्टियों से अनूठा है। यह एक स्तर पर आदिकाल की वीर गाथा परंपरा को आगे बढ़ाता है, तो दूसरे स्तर पर उसका अतिक्रमण भी करता है। दोनों में समानता यह है कि वीरता के जैसे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आदिकाल के रासो कवि करते हैं, वैसे ही रीतिकाल के वीर कवि भी करते हैं। उदाहरण के लिए उठठी राज्य पृथ्वीराज बाग मन मानो वीर नट, कढ़त तेग मन बेग लागत मनो बीज झटट घट। पृथ्वीराज रासो केत मारी डारे और केतक चबाई डारे, केतक बगाई डारे काली के पी तबाही। चंडी चरित्र। इन ऊपरी समानताओं के बावजूद रीतिकालीन वीर काव्य अपनी मूल प्रकृति में आदिकालीन वीर काव्य से काफी अलग है। इसका मूल कारण यह है कि आदिकाल में वीरता के लिए कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। वहाँ वीरता का एक मूल्य है, एक आदत है, जिसका प्रयोग क्षुद्र से क्षुद्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसी वीरता समाज को सुरक्षा नहीं देती बल्कि आतंकित करते। उदाहरण के लिए जा की कन्या सुंदर देखी तापे जा धरी तलवार है। इसके विपरीत रीतिकाल में वीरता उद्देश्यों है, स्वप्रयोजन है। इन राजाओं के मन में यह बात स्पष्ट है कि मुगल शासन का आक्रमण उनकी संप्रभुता के विरुद्ध है, इसीलिए वे राजा एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध का आह्वान करते हैं। यह युद्ध सिर्फ राजा को लड़ना हो ऐसा नहीं है, राजा समाज को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इसी दृष्टि से गुरु गोविंद सिंह की नेतृत्व क्षमता गजब की है, जो हर व्यक्ति को खालसा पंथ से जोड़कर आत्म सुरक्षा के लिए तत्पर सैनिक में बदल देती हैं। 1.25 से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इसी बिंदु पर यह विचार पैदा होता है कि रीतिकाल की वीर कविता राष्ट्रीयता की भावना से भरी है। यह सही है कि आज का इतिहास बोध रीतिकाल के दौर की इन प्रवृत्तियों को राष्ट्रीयता का नाम देने से हिचकिचाता है और इसे सिर्फ 2 राजाओं के स्वार्थ का युद्ध कहता है। किंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस समय शिवाजी मराठा समाज के प्रतीक बन चुके थे और गोविंद सिंह सिख समाज के। यही कारण है कि जब इन राजाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंका तो उनकी जनता ने भी इसे 2 समाजों, 2 संस्कृतियों या 2 राष्ट्रीयताओं का युद्ध समझा। भारतीय परंपरा में मलेच्छ शब्द का प्रयोग विदेशी आक्रामकताओं के लिए होता रहा है। उदाहरण के लिए वल्लभ का यह कथन कि देश मलेच्छा कांत है। भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मलेच्छों का दमन करने वाला बताया है। ऐसे प्रसंगों में राष्ट्रीयता का तत्व साफ नजर आता है। तेज तम अंश पर कान्ह, जिमी कंस पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। इसकी तुलना में आदिकाल का वीर काव्य काफी कमजोर नजर आता है, क्योंकि वहाँ देश का प्रसंग नहीं है, सिर्फ सामंतों का आपसी युद्ध है, मुच्छों की लड़ाई है। यहाँ युद्ध करना शान की बात है, क्योंकि जिसने लड़ाई नहीं लड़ी उसका जीवन निरर्थक माना जाता है।
12 बरस ला कुकुर जिए, ओ 13 लौ जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। स्पष्ट है कि रीतिकाल का वीर काव्य हिंदी साहित्य की एक अनूठी उपलब्धि है। यह आदिकाल के वीर काव्य की सीमाओं को लांघ कर वीर काव्य की गरिमा में वृद्धि करता है। रीतिकालीन भक्ति काव्य भक्त रीतिकाल की शुरुआत का यह अर्थ नहीं था कि भक्ति काव्य का लिखा जाना बंद हो गया। कोई भी काव्य धारा एक झटके में खत्म नहीं होती, धीरे धीरे क्षीण होते हुए एक लंबी प्रक्रिया में समाप्त होती है। यह स्थिति रीतिकाल में भक्ति की विभिन्न धाराओं में रही। भक्ति काव्य की चारों परंपराएं इस काल में बनी रही, हालांकि उनमें वह प्रभाव और रंग नहीं बचा जो भक्ति काल में दिखता था। संत काव्य धारा तुलनात्मक रूप से इस काल की सबसे निर्मल धारा है। इसमें रीतिवादी मानसिकता का असर बिल्कुल नहीं दिखता। इसी काव्य धारा में रीति काल में यारी साहब, दरिया साहब, पलटू साहब आदि कवि हुए। इनका काव्य भक्ति काल के संत काव्य से मिलता जुलता है, जिस पर शंकर के अद्वैतवाद और नाथों की हठ योग परंपरा का प्रभाव देखा जा सकता है। दरिया साहब ने कहा, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। रीतिकाल की संत काव्य धारा की विशिष्टता यह है कि इसमें नारी को अत्यधिक सम्मान दिया गया है। इस दृष्टि से इस काल का संत काव्य भक्ति काल के संत काव्य पर भारी पड़ता है। दरिया साहब कहते हैं, नारी जननी जगत की, पाल पोस दे पोस, मूरख राम विसार कर ताहि लगावत दोष। सूफिया प्रेमाख्यानक काव्य धारा भी इस दौर में बनी रही। कासिम शाह और नूर मोहम्मद इस काल के प्रमुख सूफी कवि हैं। कासिम शाह ने हंस जवाहिर तथा नूर मोहम्मद ने इंद्रावती तथा अनुराग बांसुरी जैसे प्रसिद्ध कविताएं इसी काल में रची गई। इस काल में कई हिंदू कवि भी प्रेमाख्यान धारा में शामिल रहे, जिनमें दुख हरण दास सबसे प्रसिद्ध हैं। इस काल के सूफी काव्य में न तो भक्ति काल जैसी रंगत है, न तड़प है। यहाँ प्रेम की पीर कुछ संकीर्ण हो गई है और कहीं कहीं तो सांस्कृतिक समन्वय की चेतना के स्थान पर सांप्रदायिकता की बू आने लगी है। उदाहरण के तौर पर नूर मोहम्मद लिखते हैं, जहाँ इस्लामी मुख सौ निसरी बात, तहाँ सकल सुख मंगल कष्ट न सात। दोनों सगुण काव्य धाराएं भी रीतिकाल में बनी रही, किंतु दोनों भी भक्ति काल पवित्र भाव कम दिखता है। समांति विलास और रीतिवादी श्रृंगार ज्यादा नजर आता है। राम काव्य धारा में केशव दास की रामचंद्रिका सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जो भक्ति काल व रीतिकाल के संक्रमण के दौर की है। इसमें राम के जीवन का संघर्ष कम चित्रित है, राजसी वैभव और विलास ज्यादा हैं। इसके अतिरिक्त सेनापति द्वारा रचित कवित्व रत्नाकर और गोविंद सिंह द्वारा रचित अध्यात्म रामायण इस काल के प्रमुख राम काव्य हैं। पद्माकर जैसे रीतिवादी कवियों ने भी जीवन के उत्तरार्ध में राम भक्ति की राह पकड़ ली थी। उन्होंने लिखा है, या जग जीवन को है यहो फल, जो छल छाड़ी भुजहो रघुराई। कृष्ण काव्य धारा भी भक्ति काल की तुलना में कुछ कमजोर नजर आती है। यूं भी अष्टछाप के कवियों के साथ साथ मीरा, रहीम एवं रसखान ने जिन ऊंचाइयों को छू लिया था, उसके बाद परंपरा को और ऊंचा उठाना संभव नहीं था। इस काल के प्रमुख कृष्ण कवियों में गुमान मिश्र, कृष्ण चंद्रिका, ब्रजवासी दास रसविलास तथा कृष्णदास माधुर्य लहरी शामिल है। इनके अतिरिक्त पद्माकर जैसे रीति कवियों, बिहारी जैसे रीतिबद्ध कवियों और घनानंद जैसे रीति मुक्त कवियों ने भी कृष्ण काव्य धारा में योगदान दिया। इन सभी ने कृष्ण काव्य को इसलिए चुना क्योंकि यही काव्य धारा प्रेम भाव की अभिव्यक्ति के लिए सुलभ थी। कुछ उदाहरण दृष्टव्य है, या अनुराग की फाग लखयो, जहाँ राजत राग किशोर किशोरी, गोरिन के रंग भिजोगो सांवरे के रंग भिजोगो गोरी, एरी रूप अगाधे राधे 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 राधे, तेरी मिलवे को ब्रज मोहन बहुत जतन है साधे। स्पष्ट है कि भक्ति काव्य की प्राणवान धारा भक्ति काल के साथ ही नहीं सूख गई थी, वह रीति काल में भी प्रवाहित होती रही। इस काल में यह उतनी संपन्न
तो नहीं रही जितनी भक्ति काल में थी, किंतु कुछ क्षेत्र जैसे संत काव्य में नारी का स्थान इत्यादि में भक्ति काल की सीमाओं को भी तोड़ती हुई नजर आती है। यही धारा भारतेंदु युग में देश प्रेम से संबंधित हो गई और द्विवेदी युग तक आते आते आधुनिकता का असर इतना गहरा हुआ कि ईश्वर भक्ति का स्थान देशभक्ति ने ले लिया। रीतिकालीन नीति काव्य हिंदी साहित्य में नीति परक काव्यों की परंपरा बहुत पुरानी है। आदिकाल एवं भक्ति काल की बहुत सी कविताओं में नैतिक चेतना नजर आती है। उदाहरण के लिए गोरखनाथ की संयम मार्ग से संबंधित कविताएं, कबीर दास के माया से बचने तथा चारित्रिक जीवन जीने से संबंधित बहुत से कथन तथा रहीम की बहुत सी कविताएं नैतिक साहित्य के ही प्रमाण हैं। इसके बावजूद सत्य यह है कि रीतिकाल से पहले नीति काव्य की कोई स्वतंत्र धारा नहीं है। रीतिकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ कवियों ने धर्म और भक्ति के क्षेत्र में तटस्थ रहते हुए सिर्फ नीति परक काव्य रचा। यही काव्य धारा नीति काव्य धारा कहलाती है। इसके सबसे प्रमुख कवि बिंद्र और गिरिधर कवि राय हैं। अन्य कवियों में दीनदयाल गिरी का भी काफी महत्व है। नीति काव्य धारा में लोक जीवन की सहज अभिव्यक्ति काफी मात्रा में हुई है। इस धारा के अधिकांश कवियों ने लोक प्रचलित ब्रज भाषा में सरल सहज शैली का प्रयोग करते हुए नैतिक कथन कहे। इन कवियों ने दोहा छंद का प्रयोग किया, क्योंकि न सिर्फ यह अत्यंत लघु व लोक प्रचलित है, बल्कि इसमें लयात्मक क्षमता भी काफी अनूठी है। और एक और खास बात यह है कि ये कवि एक पंक्ति में सिद्धांत कथन करते हैं और दूसरी पंक्ति में लोक जीवन का उदाहरण देकर अपनी बात को चित्र की तरह स्पष्ट कर देते हैं, ताकि पाठक के मन में गहरा असर पड़े। बिंद्र का एक प्रसिद्ध दोहा इसी शैली की बनागी प्रस्तुत करता है। अपनी पहुंच बिचारी कै करतब करिके दौर, तेते पांव पसारी जेती लंबी सौर। इसका काव्यधारा के सर्वप्रसिद्ध कवि बिंद्र हैं। बिंद्र अपने समय में इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि बहुत से दरबार इन्हें राजकवि बनाना चाहते थे। यह एक ही दौर में औरंगजेब, जसवंत सिंह तथा गुरु गोविंद सिंह सभी के दरबार में सम्मानित होते रहे। आचार्य शुक्ल ने बिंद्र की नीति काव्य की काफी प्रशंसा की है। उन्होंने माना है कि हिंदी की नीति काव्य धारा में बिंद्र से बेहतर कोई कवि नहीं है। विशेषतः उनके अलंकार रीति कौशल्य की तारीफ करते हुए वे कहते हैं, बिंद्र के स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई सुंदर उपमाओं आदि का विधान किया है। बिंद्र कवि एवं प्रयुक्त एक प्रसिद्ध उपमा इस प्रकार है। सबहो सहायक सबल के, को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाई। नैतिक काव्य के एक अन्य प्रसिद्ध कवि गिरिधर कवि राय हैं। आचार्य शुक्ल ने इनके कवित्व को तो प्रशंसा की निगाह से नहीं देखा, किंतु इनकी सहजता की प्रशंसा की है। वे लिखते हैं, इनकी गिरिधर की नीति की कुंडलियां ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं। अपढ़ लोग भी दो चार चरण जानते हैं। इसे सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। गिरिधर का एक प्रसिद्ध दोहा इस प्रकार है, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। रीतिकाल की नीति काव्यधारा अपने काव्यात्मक गुणों की दृष्टि से जितनी प्रशंसित होती है, उससे कहीं ज्यादा अपने लोक प्रभाव की दृष्टि से भारतीय समाज के भीतर नैतिक मूल्यों की ठोस स्थापना में इस काव्यधारा की अतुलनीय भूमिका रही है। रीति काव्य के अन्य प्रमुख विषय रीति काव्य व ललित कलाओं का संबंध। रीति कविता या साहित्य एक प्रकार की ललित कला ही है, क्योंकि उसका उद्देश्य जीवन के सौंदर्य को उभारना है, न कि बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। रीतिकालीन काव्य में सौंदर्य का पक्ष केंद्रीय होने के कारण अन्य ललित कलाओं से उसका गहरा संबंध दिखाई पड़ता है। ध्यातव्य है कि यह काल सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि सभी ललित कलाओं के विकास की दृष्टि से स्मरणीय है। संगीत का गहरा प्रभाव रीतिकालीन काव्य पर दिखता है। मोहम्मद शाह जैसे शासकों ने संगीत में रुचि तो ली थी, किंतु मुगल शासक में संगीत का अधिक विकास हो नहीं सका। इसी समय ग्वालियर में शुद्ध शास्त्रीय संगीत
की हिंदुस्तानी शैली का विकास हुआ, जिसका प्रभाव रीति काव्य में संगीतात्मक एवं अत्यधिक ध्यान रखा गया है। उर्दू शायरी में चमत्कार का सृजन दार्शनिक तन्मयता व मर्म भेदक अर्थ के कारण होता है, जबकि रीति काव्य में चमत्कृत संगीतात्मकता से जुड़ी है। इन कवियों ने कवित्व सवैया जैसे उन छंदों का प्रयोग किया जो अपने मूल प्राकृतिक में भक्त कवियों के पदों की तरह संगीतात्मक नहीं थे, किंतु उन्होंने ये छंद इस प्रकार रचे कि अर्थ के विराम पूर्णतः संगीतात्मक लय के अनुकूल बैठते हैं। देव की यह पंक्ति दृष्टव्य है जो भरी रही भनक भनक तार तननी की तनक तनक तामे झनक चूरनी की। इस संगीतात्मक के कारण न केवल रीति काव्य के बल्कि ब्रज भाषा ने भी अपने सर्वोच्च कलात्मक स्तर को छुआ है। चित्रकला का प्रभाव भी रीतिकालीन काव्य पर दिखता है। जहांगीर चित्रकला में जितना प्रयोग धर्मी व कुशल था, अन्य शासक उतने नहीं। शाहजहां के समय प्रयोग चलते रहे, किंतु इस समय सुनहरी पानी का अत्यधिक प्रयोग हुआ और चमक दमक पर अत्यधिक बल दिया गया। यही चमक दमक और चित्रात्मकता रीति काव्य में दिखाई पड़ती है। अंग अंग नग जगमगति दीप सीखा सी देह, दिया बुझाए है रहो बढ़े उजेरे गेह। इसी समय चित्रकला में दो हिंदुस्तानी शैलियां विकसित हुई, राजस्थानी व कंगड़ा। राजस्थानी शैली में रागमाला के चित्र बनाए गए, अर्थात ऋतुओं का आश्रय लेकर रागों के चित्र बनाए गए। एक प्रसिद्ध कला शास्त्री क्लास एबेलिंग ने आश्चर्य जताया कि उस समय पूरे देश में बिना किसी संपर्क के रागमाला के समान चित्र बनाए गए। इसका कारण यह है कि समान ध्वनि में समान बिंबों को पैदा करने की क्षमताएं होती हैं, किंतु इसे वही समझ सकता है जिसे ललित कलाओं के आंतरिक संबंधों का ज्ञान हो। इसीलिए रीति काव्य में भी चित्रकला व ध्वनियों में वस्तुनिष्ठ संबंध दिखता है। वस्तुतः रीतिकाल राज्य के संरक्षण में विभिन्न रुचियों व कलाओं के विकास का युग है। यही कारण है कि इस समय के कवि सिर्फ कविता नहीं बल्कि सभी कलाओं के समन्वय की बात करते हैं। त्राति नाद कवित्व रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जो बूढ़े सब अंग। रीतिकाल के उदय के कारण 1650 ईस्वी के आसपास से हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल की शुरुआत हुई, जिसे जॉर्ज ग्रेसन तथा आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल कहकर संबोधित किया। इतिहासकारों ने इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की काफी प्रयास किया कि भक्ति काल की रीतिकला में रूपांतरित करने वाली कौन सी प्रमुख परिस्थितियां थी। इस संबंध में कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। रीतिकाल के उद्भव का सबसे महत्वपूर्ण कारण तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों में निहित है। दिल्ली सल्तनत के दौर में एजेंसी राजनीतिक स्थितियां नहीं बन पाई थी कि हिंदी के बहुत से कवि दरबार का आश्रय ले सके। गुलाम मुगल शासक की स्थापना के बाद जैसे जैसे कई हिंदू राजा मुगलों के साथ राजनीतिक समझौता करने लगे, उनकी राजनीतिक स्थितियां सुरक्षित हो गई। यह एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें केंद्रीय शासन के सभी की भौगोलिक सीमाएं तथा अधिकार निश्चित किए गए, जिसके फलस्वरूप युद्ध होने की संभावना खत्म हो गई। ऐसी सुरक्षित समानती व्यवस्था रुचियों के विकास की उर्वर भूमि होती है। समानतों की यही रुचि रीति परंपरा के रूप में उभरी और यहीं से रीतिकाल की शुरुआत हुई। भक्ति काल में ही कहीं कहीं काव्य शास्त्रीय चर्चाएं प्रमुखता पाने लगी थीं। जो कवि मूलतः भक्त थे उन्हें तो काव्य शास्त्र में रुचि नहीं थी, किंतु कुछ कवि ऐसे थे जिनके लिए भक्ति के साथ साथ काव्य यश का भी महत्व था। ऐसे कवियों में नंददास अग्रणी थे, जिन्होंने 1560 ईस्वी के आसपास रसमंजरी की रचना की। इसी प्रकार कृपाराम ने 1571 ईस्वी में हित तारागिणी की रचना की और केशवदास ने इसी परंपरा को बढ़ते हुए 1601 ईस्वी में कवि प्रिया लिखी। इसी दौर में रहीम और सुंदरदास जैसे कवियों ने भी काव्य शास्त्र के प्रति रुझान दिखाया। स्पष्ट है कि रीति निरूपण की परंपरा रीति
काव्य में पैदा नहीं हुई। इसका जन्म भक्ति काल के उत्तरार्ध में हो चुका था। रीतिकाल की विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितियों ने इस परंपरा को ऊंचे स्तर तक ले जाने में भूमिका निभाई। भक्ति काल के अंतिम दौर की कविता में श्रृंगार तत्व की उपस्थिति बढ़ने लगी थी। यूं तो भक्ति काल की शुरुआत से ही श्रृंगार कविता का महत्वपूर्ण विषय था। जैसे कबीर की सूफियाना कविताओं और जायसी व अन्य सूफियों की तसव्वुफ पर आधारित कविताओं में श्रृंगार का भाव प्रमुख था। जैसे जैसे भक्ति काल उत्तरार्ध की ओर बढ़ा, श्रृंगार का महत्व बढ़ता गया। इसमें कृष्ण काव्य धारा की केंद्रीय भूमिका रही, जिसमें वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जैसे दार्शनिकों के प्रभाव से श्रृंगार प्रधान भक्ति की परंपरा शुरू हुई। धीरे धीरे कृष्ण काव्य धारा में ईश्वर सिर्फ एक अवधारण के रूप में रह गया और आवरण के भीतर मानवीय श्रृंगार की सभी प्रवृत्तियां खुलकर व्यक्त होने लगी। जयदेव की परंपरा पर आगे बढ़ते हुए सूर और उनके सहयोगी कवियों ने कहीं कहीं राधा कृष्ण के ऐसे चित्र प्रस्तुत किए हैं कि यदि उनमें राधा और कृष्ण का नाम न हो तो उन्हें अश्लील रचना मानना जरूरी हो जाए। राम काव्य धारा सामान्यतः इन प्रवृत्तियों से बची रही, किंतु भक्ति काल के उत्तरार्ध में रामचरण दास और प्रयाग दास जैसे कवियों ने इस काव्य धारा में भी श्रृंगार का प्रधानता स्थापित कर दी। रामचरण दास की कुछ कविताएं तो सीता व राम के श्रृंगार का घोर अश्लील वर्णन करने की दृष्टि से ही प्रसिद्ध है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी व कुछ अन्य समीक्षकों ने संकेत किया है कि रीतिकाल भक्ति काल की ही उत्तरकालीन श्रृंगार मंडल है। इन विद्वानों का मत है कि भक्ति काल के अंत में कवियों के भीतर एक बेचैनी दिखाई पड़ती है और वे भक्ति जैसे भावों से मुक्त होकर श्रृंगार और सहज भावों को व्यक्त करना चाहते हैं। इसके पीछे ठोस कारण भी विद्यमान था। लगभग 300 साल से हिंदी कविता भक्ति मार्ग पर चली रही थी। मनोवैज्ञानिक का सामान्य नियम ही है कि मनुष्य के लिए किसी भी एक भाव से लंबे समय तक संतुष्ट होना संभव नहीं होता, और फिर भक्ति जैसे भावों जो सांसारिक जीवन और मनोवैज्ञानिक सजगताओं से कुछ दूर भी था, लोकचित्त को अस्थायी रूप से कैसे बांध सकता था। इसलिए अलौकिक आवरण को हटाकर लौकिक जीवन के उल्लास को खुलकर जीने की इच्छा समाज के भीतर बलवती होती जा रही थी। भक्ति काल से रीति काल का रूपांतरण इसी परिवर्तन बिंदु का सूचक सिर्फ यह कि भक्ति काल के अंत में श्रृंगार जैसे सहज भाव जो भक्ति के आवरण के भीतर व्यक्त हो रहे थे, वही अब बिना किसी आवरण के सीधे तौर पर व्यक्त होने लगे थे। इसका प्रमाण यह है कि रीतिकाल के कवियों ने सामान्य जीवन के श्रृंगार को केंद्रीय महत्व दिया है और कहीं कहीं राधा कृष्ण और आदि की चर्चा की भी है, तो उसमें लौकिक पक्ष ही प्रबल दिखता है, न कि अलौकिक पक्ष। बिहारी का काव्य इसका प्रमाण है। वे राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े होने के बावजूद कृष्ण और राधा का मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं। चिर जीवे जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यही तथ्य है और स्पष्ट होकर उभरता है जब हम आचार्य भिखारी दास के इस घोषणा को सुनाते हैं कि राधा और कृष्ण का नाम तो सिर्फ बहाना है, असली उद्देश्य तो यश की प्राप्ति करना है। आगे के सुकवि रिझाए तो कविताई न तो राधिका कन्हाई को सुमिरन तो बहाने है। भक्ति काल के अंत में ब्रज भाषा का काव्य भाषा के तौर पर तो चरम विकास हुआ है। उसने भी रीतिकालीन काव्य की संभावना को बढ़ाया। रीतिकालीन कविता को ऐसी भाषा की जरूरत थी जिसमें श्रृंगार जैसे भाव की अभिव्यक्ति के लिए अद्भुत कोमलता और तन्मयता विद्यमान हो, जिसमें संगीतात्मकता और लयात्मकता को साधने की जबरदस्त क्षमता हो, जिसमें लोच हो तथा ध्वनियों की झंकार से चमत्कार पैदा करने की क्षमता हो। चूंकि रीत काल में ब्रज भाषा के तौर पर ऐसी बनी बनाई रचनाएं मिल गई, इसीलिए इस दौर की कविताओं में श्रृंगारिकता जैसे तत्वों का चरम विकास होना आसान हो गया। रीति काल के उदय का एक कारण मुगल कारणों तथा फारसी परंपरा का प्रभाव भी है। जहांगीर और शाहजहां के दौर में मुगल दरबारों में कलाओं का जबरदस्त विकास हुआ, जिस
से कविता भी समृद्ध हुई। इन दरबारों में जिस कविता का महत्व था वह मुक्तक तथा श्रृंगार प्रधान थी, जिसमें बहुत कम शब्दों में ही चमत्कार पैदा करने की कोशिश नजर आती थी। रीति कवियों ने इस परंपरा से भी प्रभाव ग्रहण किया। उन्होंने ब्रज भाषा के भीतर यह चमत्कार साधने की कोशिश की जो फारसी काव्य में नजर आता था। डॉक्टर रामस्वरूप से त्रिवेदी ने इसी दृष्टि से बिहारी के काव्य चमत्कार की सूक्ष्म तुलना गालिब की शायरी से भी की है। रीतिकाल के पतन के कारण 1850 ईस्वी के आसपास हिंदी कविता के इतिहास में रीतिकाल की समाप्ति हुई और भारतेंदु काल के माध्यम से आधुनिक काल की शुरुआत हुआ। इस परिवर्तन को हिंदी साहित्य इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन बिंदु माना जाता है। रीतिकाल के पतन का मूल कारण तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों में निहित था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का ताकत बढ़ती जा रही थी और मुगल शासक लगातार कमजोर होता जा रहा था। इसके फलस्वरूप वे राज्य रजवाड़े खत्म हो रहे थे जिनके भीतर रीतिकाल काव्य की परवरिश हुई थी। अंग्रेजी शासन की ऐसी कविताओं से मोह नहीं था, इसीलिए उसके द्वारा रीति काव्य के संरक्षण की कोई संभावना नहीं थी। रीति काल के पतन का दूसरा बड़ा कारण यह था कि इस दौर में आधुनिक विचारधारा का तेजी से प्रचलन हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नव जागरण आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और समाज की रुचि काव्य शास्त्र व नायिका भेद से हटकर नारी सुधार, विधवा पुनर्विवाह तथा जातिगत समानता जैसे विषयों में होने लगी थी। बहुत से समाज सुधार प्रिंटिंग प्रेस का लाभ उठाकर पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे थे ताकि समाज के भीतर आत्म परिष्कार का चेतना उत्पन्न हो। कविता का महत्व कम होने लगा था और गद्य का महत्व तेजी से बढ़ रहा था। खड़ी बोली साहित्य की समृद्धि भाषा के रूप में उभरने का प्रयास कर रही थी। उसे गद्य में निर्वादित रूप से स्वीकार किया जा चुका था और अब वह धीरे धीरे कविता के क्षेत्र से भी ब्रज भाषा को खदेड़ रही थी। खड़ी बोली का मिजाज ही ऐसा था कि उसमें रीतिवादी तेवर की कविता लिखना असंभव था। ऐसा नहीं कि रीति काव्य एक झटके में खत्म हो गया। पद्माकर इसके अंतिम समर्थ कवि हैं जो 19वीं सदी की शुरुआत में काफी सफल हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके भारतेंदु मंडल के अधिकांश कवि अपनी आधुनिकता के बावजूद रीतिवादी रुझानों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सके और समस्या पूर्ति जैसी परंपराओं में लगे रहे। द्विवेदी युग और छायावाद तक भी रीतिकालीन प्रवृत्तियों के अवशेष नजर आते हैं, किंतु सच यही है कि ब्रिटिश सत्ता, नव जागरण आंदोलन तथा आधुनिक विचारधारा ने रीतिवादी की जड़ें खोद दी थी, जिसके परिणामतः उसे खत्म होना ही था। रीतिकाल का नामकरण हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल लगभग 1650 से 1850 ईस्वी नामकरण की दृष्टि से विद्वानों में पर्याप्त मतभेद का विषय रहा। मिश्र बंधु ने इस काल को अलंकृत काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रामाशंकर शुक्ल रसाल और भागीरथ मिश्र ने इसे कला काल कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधु द्वारा इस नामकरण का आधार उन्हीं के शब्दों में यह है कि इस समय के कवियों में सालंकार भाषा लिखने का अधिक प्रयत्न किया। यह अलंकार शब्द का अंग्रेजी के ऑनरनेट के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। अलंकारों के प्रयोग से कवि श्रोताओं व पाठकों को चौंकाना चाहते थे, किंतु अलंकृत काल को उत्तर मध्य काल के नाम के रूप में स्वीकृत देना कठिन प्रतीत होता है। पहली बात यह है कि यह कविता केवल अलंकृत ही नहीं है, अन्य काव्यांगों जैसे रस, ध्वनि व कृतियां आदि को भी इस काव्य में यथोचित स्थान प्राप्त हुआ है। कवियों ने अलंकारों से अधिक ध्यान रस पर दिया। इसके अतिरिक्त अलंकृत काल नामकरण इस युग की कविता को चाहे व्यक्त कर दे, लक्षण ग्रंथ को नहीं समेट पाता। लक्षण ग्रंथों को नाम से बाहर रखकर सम्यक नामकरण नहीं हो सकता, क्योंकि यह इस काल की अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अनूठी प्रवृत्ति है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने
इस काल को श्रृंगार काल कहा। इसका कारण यह है कि इस युग में श्रृंगार से ओत प्रेत रचनाओं की अधिकता मिलती है। रस का प्रमुख तो अन्य भी काव्यांगों पर रहा है और श्रृंगार का रसों पर। मिश्र जी ने इस नाम के पीछे एक तर्क यह दिया कि शुक्ल जी द्वारा दिए गए नाम रीति काल में घनानंद, बोध ठाकुर, द्विज देव, आलम आदि महत्वपूर्ण कवि नहीं आ पाते। इस दृष्टि से श्रृंगार काल नामकरण अधिक बेहतर है क्योंकि श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रायः हर कवियों में मिलती है। दरअसल इस नाम को स्वीकार करने में भी कुछ आपत्तियां हैं। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने भी माना था कि प्रवृत्ति और विषय वस्तु के धरातल पर यदि कोई इसे श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। तथापि इस नामकरण में कुछ ऐसे दोष मौजूद हैं जो इस पर सहमति कायम नहीं होने देते। पहली समस्या यह है कि इस युग की अधिकांश रचनाएं श्रृंगारिक तो हैं किंतु ये भाव कवियों का मूल भाव नहीं है। ये दरबार की इच्छाएं के समान सामने ओढ़ा गया भाव है। मतिराम देव जैसे कवियों में अतिशय श्रृंगारिकता के कारण अपराध बोध भी दिखाई देता है। इसी प्रकार गोप रस रूप सेवा दास आदि कवियों का अपने लक्षण ग्रंथों में श्रृंगार का बहिष्कार भी इसी बात को प्रमाणित करता है। दूसरी बात यह है कि यद्यपि इस युग के अधिकांश कवियों की प्रवृत्ति श्रृंगारिक थी किंतु ऐसे कई काव्य हैं जो इस नामकरण के अंतर्गत नहीं आ पाते। कई कवियों ने भक्ति, वीरता तथा नीति आदि विषयों पर रचनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त लक्षण ग्रंथ जो इस काव्य की सबसे महत्वपूर्ण तथा भिन्न विशेषक है, इसके समाविष्ट नहीं हो पाती। अतः इस नाम में अव्याप्ति दोष भी है। मिश्र जी का यह तर्क कि रीति काल नामकरण में ठाकुर, बोध, आलम, द्विज देव आदि कवि नहीं आ पाते जो पाते भी खंडित हो जाता। यदि शुक्ल जी को इन कवियों के लिए फुटकल खाता खोलना पड़ा है तो मिश्र जी को भी श्रृंगार काल नामकरण के अंतर्गत भूषण आदि कवियों के लिए फुटकल खाता ही खोलना पड़ेगा। काला काल डॉक्टर रामा शंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इस काल को कला काल कहा है। इसके पीछे तर्क यह है कि इस काल की कविता ने कला को केंद्र में रखा है, कथा को नहीं। दूसरी बात यह भी है कि इस काल में कविता किसी गहरे दायित्व बोध या काव्यत्व के प्रतिनिष्ठा के भाव से नहीं लिखी गई बल्कि यह कला के रूप में लिखी गई। यह नाम एक हद तक ही ठीक है। यही सही है कि इस युग में के दरबारी माहौल में जहाँ कविता का उद्देश्य वाहवाही लूटकर अत्यंत धन व यश की उपलब्धि था, कविता को एक कलाकारी के रूप में देखा गया। किंतु यह भी सही है कि इस काल के कई कवियों को यह नाम नहीं समेट पाता। भक्ति परक, वीरता परक और नीति परक का साहित्य लिखने वाले कवियों के लिए यह बात सही नहीं है। इसके अतिरिक्त रीति मुक्त कहे जाने वाले कवियों जिसमें ठाकुर, बोध, आलम, द्विजदेव आते हैं के संबंध में यह बात एकदम गलत है। ये कवि कर्म में गहरे दायित्व बोध की स्थापना करने वाले कवि हैं तथा कविता को केवल कलाकारी समझने का विरोध करते हैं। इसीलिए घनानंद कहते हैं, लोग है लागी कवित्व बनावत आ मोहि तो मोरे कवित्व बनावत। और ठाकुर तो ऐसी कलाकारी करने वाले कवियों पर आक्रमण ही कर देते हैं। डेल सो बनाया आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है। रीतिकाल शुक्ल जी ने इस काल के लिए रीतिकाल का नामकरण दिया है। संभवतः शुक्ल जी के इस नामकरण की प्रेरणा ग्रियर्सन से मिली है। द मॉडर्न एनावर्कुलम लिटरेचर ऑफ नॉर्थन हिंदुस्तान में ग्रियर्सन ने इस युग को रीतिकाल कहा है। यहाँ रीति शब्द का संबंध आचार्य वामन के रीति संप्रदाय से नहीं बल्कि काव्य शास्त्र के अनुकरण में लिखी गई कविताओं या लक्षण ग्रंथों से है। काव्य रीति, रस रीति, अलंकार रीति आदि शब्द का प्रयोग इस काल के अनेक कवियों ने किया है। चिंतामणि ने लिखा है, रीति सुभाष कवित्व की बरनी बुध अनुसार भिखारी दास कहते हैं, काव्य की अति
काव्य की रीति सुखी सुख विनीसो और देव की मान्यता है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति स्पष्ट है कि शुक्ल जी को रीति शब्द एक बधे बधाए अर्थ में मिल गया था, अतः अपनी ओर से बिना कोई परिवर्तन किए उन्होंने उसे उसी अर्थ में स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार रीति शब्द को इसी ऋण अर्थ में ग्रहण करते हुए कह सकते हैं कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रखकर की गई हो। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल में अनेक कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों की बधी बधाई परिपाटी पर अपने काव्य की रचना की है। इसीलिए शुक्ल जी ने उन्हें रीति कवि और उनके काव्य को रीति काव्य की संज्ञा दी है। निष्कर्ष, जहाँ तक इस युग के नामकरण का सवाल है, यह सहज रूप में कहा जा सकता है कि रीतिकाल सर्वश्रेष्ठ नामकरण है। इसका पहला कारण यह है कि इस युग में अधिकांश कवियों की लक्षण ग्रंथ रचना की प्रवृत्ति थी। मतीराम केशवदास, पद्माकर, जसवंत सिंह देव, भिखारी दास, भूपति आदि ऐसे ही कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के अंगों पर कुछ न कुछ लिखा है। इनके अतिरिक्त बिहारी जैसे जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, उनके पद भी स्पष्टतः काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुरूप ही लिखे गए हैं। दूसरा कारण यह है कि इस युग के कवि काव्यांग चर्चा में उसी प्रकार का गौरव महसूस करते थे जिस प्रकार ईश्वर व मोक्ष संबंधी चर्चा भक्ति काल में जन सामान्य के लिए गौरव की बात होती थी। ये कवि प्रायः अपने ग्रंथों में यह भी कहते हैं कि इनका निर्माण दूसरों की काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के लिए कर रहे हैं। ऐसे कवियों में चिंतामणि, भिखारी दास, कुलपति रसलीन, जसवंत सिंह प्रमुख हैं। जसवंत सिंह लिखते हैं, भाषा भूषण ग्रंथ को जो देखे चित्त लाए, विविध अर्थ साहित्य रसता ही सकल दर्शाए। प्रश्न उठाया जा सकता है कि रीतिकाल संज्ञा भी अपने आप में व्यापक नहीं है, क्योंकि घनानंद, आलम बोधा ठाकुर, सूदन आदि कवि इसके अंतर्गत नहीं आ पाते हैं, जिन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की रचना न तो काव्यांगों के विवेचन के लिए की और न ही उन पर काव्य शास्त्र का प्रभाव ही रहा। यदि कुछ कवियों को फुटकल खाते में डालना ही है तो श्रृंगार काल कहने की क्या समस्या है। वस्तुतः कोई भी युग किसी एक प्रवृत्ति या युग नहीं होता, अधिक से अधिक उसमें एक व्यापक केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकती है और शेष गौण प्रवृत्तियां, अतः कोई भी नामकरण पूर्ण तो नहीं हो सकता। पर हमें यह देखना है कि रीतिकाल और श्रृंगार काल में से कौन सा नामकरण अधिक व्यापक है। स्वाभाविक रूप से इनमें रीतिकाल नामकरण अधिक व्यापक है, क्योंकि श्रृंगार को भी एक रीति मानकर इसमें समेटा जा सकता है, पर श्रृंगार काल को रीति को नहीं समेटा जा सकता। आचार्य शुक्ल ने इस श्रृंगार काल मानते हुए भी रीतिकाल इसलिए कहा कि प्रत्येक कवि द्वारा इसमें श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप से ग्रहण किया जाना भी तो एक विशेष प्रकार की रीति पद्धति ही है, अतः इस काल को रीतिकाल कहना उचित है। रीतिकालीन साहित्य के लिए समुचित और प्रासंगिक प्रतिमान साहित्य के संबंध में यह विवाद शाश्वत है कि समीक्षा के प्रतिमान साहित्य को केंद्र में रख कर तय होने चाहिए या पूर्वतः निश्चित और स्वतंत्र प्रतिमानों पर साहित्य को परखा जाना चाहिए। प्रश्न यह भी है कि चूंकि रचना के आस्वादन के लिए कई प्रकार के प्रतिमान भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में समुचित व प्रासंगिक आस्वादन के प्रतिमान कौन से माने जाएं और कौन से नहीं, यह विवाद मूलतः दो दृष्टियों के मध्य है, शास्त्रवादी तथा समाजवादी। रीतिकालीन साहित्य इसलिए विवाद में है कि एक प्रतिमान से वह सर्वश्रेष्ठ बन जाता है तो दूसरे प्रतिमान से साहित्य का अंधकार युग बनता है। शास्त्रवादी और कलावादी समीक्षकों ने आमतौर पर रीतिकालीन साहित्य के आस्वादन के लिए शिल्प व रस को केंद्र में रखने वाले प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं। कलावाद मानता है कि कला का उद्देश्य स्वयं कला ही है, न कि कला के बाहर की कोई संरचना। शास्त्रवाद मानता है कि रचनाकार को अतीत में लिखी रचनाओं का गहरा अध्ययन करके उनसे प्रेरणा लेते हुए सजग रचना कर्म निभाते हुए काव्य का प्रणयन करना चाहिए। इन दोनों के अतिरिक्त रसवादी चिंतन मानता है कि कला का
उद्देश्य भाव को रसमग्न करना है न कि उसे समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की सच्चाइयों से रूबरू करवाना है। समग्र रूप में इन तीनों दृष्टिकोणों से जो प्रतिमान उभरते हैं उनके अनुसार कला का उद्देश्य रस की लोकोत्तर अवस्था की उपलब्धि करना है, न कि सामाजिक परिवर्तन का। कविता की महानता है कि पहचान उसकी संवेदना से नहीं, शिल्प से होती है। कवि को अपनी कला के विकास के लिए सजग प्रयत्न करना चाहिए। सटीक शब्द योजना, अलंकारों, रस, छंद, गुण आदि शोभाकारक धर्म का संतुलित प्रयोग करना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रचनाकार को अतीत की रचनाओं से प्रेरणा लेना चाहिए, वे उनकी महानता का अनुकरण करना चाहिए। आलोचकों के एक वर्ग ने इन प्रतिमानों को रीतिकालीन साहित्य के आस्वादन के लिए समुचित माना है। इन प्रतिमानों पर परखने का प्रयास करें तो रीतिकाल सचमुच संपूर्ण साहित्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ दिखता है। इसमें रस की उपलब्धि को काव्य का चरम उद्देश्य माना गया है। बिहारी के अनुसार तृतनाद कवित्व रस, सारस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जो बूढ़े सब अंग। यदि संवेदना और शिल्प के तुलनात्मक महत्व की दृष्टि से देखें तो भी हम पाते हैं कि यहाँ शिल्प का महत्व अधिक है। ये कभी घोषित रूप से मानते हैं कि संवेदना चाहे जितनी भी महान हो, अलंकारों के अभाव में निरर्थक है। उदाहरण के लिए, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई, कवित्व वनिता मित। इस प्रकार इन सभी प्रतिमानों के आत्मसात करने के कारण रीतिकालीन काव्य एक खास शैल्पिक चमक से युक्त है। इसका एक एक शब्द मानो लिखा नहीं जड़ा गया है। यही कारण है कि जॉर्ज ग्रेसन को पूरी यूरोप में बिहारी साहित्य के बारे में के बराबर का साहित्य नहीं दिखा। सटीक शब्द चयन, समाहारा शब्द तथा छोटे से छोटे मुक्तक में ही रस की अनुभूति करा देने का कौशल रीत कवि बिहारी के इस दोहे में दृष्टव्य। कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनुन ही सो बात। किंतु प्रथम प्रश्न यह भी है कि क्या समीक्षा के प्रतिमान इतने आत्मनिष्ठ हो सकते हैं कि हम हर प्रकार के साहित्य के लिए उसी के अनुकूल प्रतिमानों की खोज करें। यदि ऐसा होगा तो समीक्षा सम्यक बोध न होकर केवल प्रशंसा की युक्ति बन जाएगी। इस दृष्टिकोण से कई समीक्षा धाराएं रीति काव्य की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, जिनमें स्वेच्छतावादी समीक्षा व प्रगतिवादी समीक्षा प्रमुख धाराएं हैं। प्रगतिवादी दृष्टि की स्पष्ट मान्यता है कि साहित्य के मूल्यांकन की आधारभूत कसौटी उसमें निहित रमणीयता तथा सौंदर्य नहीं है, अपितु सामाजिक हित की भावना है। सौंदर्य बोध भी कविता में तभी काम्य है जब वह केवल देह व भोग तक सीमित न हो, बल्कि नैतिक प्रगतिशीलता भी शामिल करता हो। चूंकि साहित्यकार समाज के सबसे बेहतर व प्रगतिशील व्यक्तियों में होता है, अतः उसका दायित्व है समाज की कमजोरियों को पहचानना और उन पर चोट करना। शिल्प का महत्व केवल इतना है कि संवेदना को व्यक्त कर सके, न कि संवेदना से महत्वपूर्ण हो जाए। इस चिंतन के साथ जब समीक्षकों ने रीतिकाल का अनुशीलन किया तो आस्वादन तथा मूल्यांकन के सभी निर्णय पलट गए। इन समीक्षकों ने महसूस किया कि लक्षण ग्रंथ जैसी परंपराएं अतीत का मूल्यांकन नहीं, केवल अनुकरण करती हैं। इसी प्रकार इन कवियों का समाज के प्रति तटस्थता रहना या ग्रामीण जनता को हेय दृष्टि से देखना, प्रत्येक नारी को भोग की वस्तु में तब्दील कर देना, ये कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो तमाम शिल्प सौंदर्य के बावजूद कविता का महत्व सीमित कर देती हैं। उदाहरण के लिए बिहारी की निम्नलिखित पंक्तियां ग्रामीण नारी के प्रति घोर सामंती मानसिकता का प्रदर्शन करती हैं। गदराने तन गोरटी एपन आड़त लीलार हुठयो द इठलाई दृग करे गंवारिन सुमार। इसी प्रकार कई कविताओं में नारी की
को देह मात्र बना दिया गया है। जैसे अंग अंग नंग जगमगति दीप सिखासी देह दिया बुझाए रहो बड़े उजेरे गेह। श्रृंगार जैसे सहज भाव को गहिक स्थिति दायित्व से मुक्त करने के साथ साथ यहाँ जीवन का मूल्य उद्देश्य मान लिया गया है। वह भी सभी विलास साधनों के साथ कहीं कहीं तो कविता भोग विलास की सामग्री ही नजर आने लगती है। गुल गुल गली गुल गुली गिल में गलीचा है गुनी जन है चांदनी है चिक है चिरागन है की माला है कहे पदमाकर ज्यों गजग गीजा है सजी है सजेज है सुराही है सूरा है और प्याला है। दरअसल मूल प्रश्न यही है कि प्रतिमानों के इस द्वैत में से हम किसे उपयुक्त प्रतिमान माने। इसका जवाब इस दृष्टिकोण में छिपा है कि हम जीवन की साहित्य में क्या संबंध स्वीकार करते हैं। यदि साहित्य लोक जीवन से कटी हुई एक स्वतंत्र रचना है तो रीतिकाल की चमक दमक और उत्सव धर्मी मनोवृत्ति इसकी महानता का पर्याप्त आधार है। किंतु यदि साहित्य जीवन की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध माध्यम है तो मानना पड़ता है कि कलात्मक प्रवृत्तियों की को पुष्टि करने के बावजूद रीतिकाल महान साहित्य के स्तर को नहीं छू पाता। इसीलिए चमक दमक कम होने के बावजूद भक्ति काव्य बेहतर नजर